बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते, नए आसान रास्ते अब रोजगार के वास्ते। दोस्तों नमस्कार। आज से हम लोग एग्रीकल्चर न्यूज़ का एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी खबरें आपके लिए लाएं जो किसान के लिए उपयोगी हैं। क्योंकि अभी विगत दिनों जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई हैं। बाज़ार किस तरह से चल रहा है और किसानों को किस तरह से अपनी फसलों को आगामी खरीफ के लिए प्लान करना चाहिए, ये सब बहुत गंभीरता से सोचने और देखने की बात है। अगर आप इस स्थिति में कोई भी गलती करेंगे तो आपको आगे बाज़ार में अपनी उपज का भाव नहीं मिलेगा और नुकसान होगा। आपने विगत दिनों देखा होगा कि कोरोना की वजह से जैसे ही लॉकडाउन हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो हुआ जो फल फूल सब्जी पोल्ट्री और डेयरी का काम कर रहे थे, क्योंकि उनके पास जो प्रोडक्ट थे वो बहुत जल्दी ख़राब होने वाले प्रोडक्ट थे, पेरिसेबल आइटम थे। और इनकी मांग में बाज़ार में एकदम से 75% तक गिरावट आ गई, जिसकी वजह से किसी को कोई कीमत नहीं मिल रही थी और अधिकांश उत्पादकों को, किसानों को अपने उत्पाद नष्ट करना पड़े या बहुत कम सस्ती कीमत पर, या कि लोगों को फ्री में उन्हें बांटना पड़े। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है। दूसरी खबर है कि केंद्र सरकार ने नाफेड को 50,000 टन प्याज खरीदने की अनुमति दी है और इसके लिए उन्होंने 1,160 करोड़ की राशि नाफेड को ट्रांसफ़र की है। नाफेड अपनी खरीदी शुरू करने वाला है। मेरा किसान भाइयों से ऐसा अनुरोध है कि वो अपने प्याज को रखें और नाफेड को बेचें, क्योंकि मार्केट में प्याज की उपज बहुत ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा सप्लाई है। अकेले मध्य प्रदेश में ही पिछली वर्ष की तुलना में 200% अधिक प्याज उत्पादित हुआ है। इसलिए किसानों को धीरे धीरे रुक के अपना प्याज बेचना चाहिए और जितना हो सके वो ग्रेडिंग करके अगर अपना प्याज बेचते हैं तो उनको अच्छी कीमत मिल सकती है। तीसरी जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि अभी जितने शादी ब्याह हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, हॉस्टल्स हैं, ये सब बंद हैं और इनमें जो खपत होती थी सब्जियों की, डेयरी प्रोडक्ट की और दूसरे की खाद्य सामग्री की, वो मांग बहुत कमज़ोर बनी हुई है। और इस मांग के कमज़ोर होने से जो प्रसंस्करण करता है वो भी बहुत कम प्रसंस्करण कर रहे हैं और बाज़ार में कीमतें बहुत घट गई हैं। कई चीज़ों की कीमतें आप देखेंगे कि 25 से 35% के बीच तक में होलसेल मार्केट में कम हो गई हैं। दूसरी तरफ इस बार रबी की फसल बहुत अच्छी थी और किसानों ने बहुत मेहनत करके गेहूं बोया। इसका नतीजा ये हुआ कि आप देखिए कोरोना के पहले जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था धीमी होती जा रही थी, स्लो डाउन होती जा रही थी, तो सर्विस सेक्टर के काम ख़त्म हो रहे थे। सर्विस सेक्टर में ज़्यादा प्रगति नहीं थी। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी धीरे धीरे कम हो रहा था और आप देखेंगे कि कोरोना की वजह से ये सेक्टर नेगेटिव में चले गए हैं। पर खेती अकेला ऐसा सेक्टर है जिसने 3.6% की वृद्धि दर्ज की है। तो ये किसानों के ही मेहनत का परिणाम है। किसान कभी भी खेती लाभ हानि को ध्यान में रख के नहीं करते हैं। उन्हें तो हर सीजन में कोई ना कोई फसल बोना होती है, काम करना होता है और यही किसानों की जो ललक है, खेती करने की जो उद्यमशीलता है, उसी से देश बचता है, उसी से देश आगे बढ़ता है। तो आगे खेती में अपार संभावनाएं हैं। जो लोग अभी गांव लौट के आए हैं वो भी, उन्हें अगर कहीं काम मिलने वाला है तो वो खेती में ही मिलने वाला है और इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। अभी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी बहुत तेज़ी से हो रही है
और अभी तक लगभग 22,000 करोड़ रुपए का गेहूं किसान मध्य प्रदेश सरकार को बेच चुके हैं। और आप लंबी लंबी लाइनें खरीदी केंद्र में लगी हुई हैं, क्योंकि 3 दिन और खरीदी के बचे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि किसानों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है और उन्हें 1925 रुपये क्विंटल का भाव इससे मिल गया है, जबकि मंडी के भाव गेहूं के इससे काफ़ी नीचे चल रहे हैं। बाज़ार बंद होने से बाज़ार में आटा, दाल, शक्कर की कीमत कम हो गई है और आप देखेंगे कि लगभग सभी देशों में निर्यात लगभग बंद है। अभी ये निर्यात शुरू होने में बहुत टाइम लगने वाला है। ऐसी स्थिति में कृषि के उत्पादों को हमें वही बोना चाहिए जो स्थानीय रूप से जिनकी मांग हो। अगर हम ऐसी फसलें बोते हैं आगामी खरीफ में जो हम सोचते हैं कि भारत से निर्यात होती थी, जिससे अच्छी दाम मिलते थे, ख़ासतौर से जैसे बासमती चावल है या दूसरी फसलें हैं, तो इस बार वो होने वाला नहीं है। इसलिए आपको ज़्यादातर दलहनी फसलें बोने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने नाफेड को 5.5 लाख टन तुअर की दाल और 1.5 लाख टन मसूर की दाल खरीदने का ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। इसके अलावा आप खुद जानते हैं कि भारत सरकार हमेशा दालें आयात करती है। हमारे यहाँ जितनी डिमांड है दालों की, उससे कम दालें पैदा होती हैं, तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए। उसमें हमें अच्छी कीमत मिल सकती है। और ऐसी फसलें जैसे सोयाबीन, धान, इनमें कुछ ज़्यादा आपको कीमत मिलने वाली नहीं है। तो इन फसलों को इस खरीफ सीजन में कम बोने की कोशिश हमें करना चाहिए। इसी तरह भारत सरकार ने 16 सूत्रीय खेती में विकास के प्रोग्राम को जारी किया है। वित्त मंत्री ने उसके लिए पैसे की व्यवस्था की है और किसानों को ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने लिए एक प्लान बी तैयार करें। इसमें भंडारण की सुविधा है, प्रसंस्करण की सुविधा है, परिवहन की सुविधा है और बैंक से इसको लिंक किया गया है कि आप अगर गोडाउन बनाते हैं, उसको बैंक से रजिस्टर करते हैं, तो बैंक आपके मटेरियल पर रसीद दे सकती है और उस रसीद पर, भंडारण की रसीद पर बैंक आपको लोन दे सकती है और जब आपको अच्छी कीमत मिलती है तो आप मंडी में उसको बेच सकते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने और दूसरे राज्यों ने मंडी एक्ट में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए हैं। 2017 में नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे भारत सरकार ने मॉडल मंडी एक्ट के तौर पर राज्यों को जारी किया था। अभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपका गुजरात ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पूरी तरह उस मॉडल एक्ट को अपना लिया है। इसमें जो मेन व्यवस्थाएं हैं उसको हमें समझना चाहिए। इसमें पूरे प्रदेश को एक मंडी माना गया है। अभी जैसे क्या होता था कि हर मंडी का अपना एक क्षेत्र होता था, उसके लाइसेंस मिलते थे और कोई भी किसान जो उस क्षेत्र में रहता है वो उसी मंडी क्षेत्र में अपनी उपज बेच सकता था। अब चूँकि राज्य को एक पूरी मंडी मान लिया गया है, तो जो लाइसेंस जारी होंगे वो पूरे राज्य के लिए होंगे। किसान कहीं भी व्यापारी को मंडी में अपनी उपज बेच सकते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सौदा पत्रक को बढ़ाने का निर्णय लिया है। सौदा पत्रक में ये व्यवस्था है कि किसान और व्यापारी, खरीदार मंडी के बाहर कहीं भी सौदा कर सकते हैं। उसकी सूचना मंडी को देके वो किसान से सीधे सामग्री ले सकते हैं। इसी तरह जो भंडारण के स्थान हैं, जैसे गोडाउन हैं, साइलोज हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, इन सब को भी उसमें उप मंडी घोषित किया जाएगा, ताकि किसान बजाय मंडी में अपना उत्पाद लाने के इन जगहों पर सीधा अपना उत्पाद बेच सके। और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत रेवोल्यूशनरी, एक बहुत क्रांतिकारी कदम है जो खेती के बाज़ार को बहुत हद तक बदलने वाला है। इसी तरह अब 2 चीज़ें और किसानों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक तो 4G की सर्विसेज लगभग हर गांव में पूरे देश में उपलब्ध हो रही है और बहुत सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो रही है। और स्मार्टफोन बहुत सस्ते होने से लगभग हर गांव में स्मार्टफोन आ गए हैं। भारत सरकार ये कोशिश कर रही है और प्रदेश सरकारें भी ये कोशिश कर रही हैं कि मंडी में ई उपार्जन को बढ़ावा दिया जाए।
क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा रहने वाला है, और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मंडियां वैसी नहीं चलने वाली हैं जिस तरह से चलती थी। ई मंडी के थ्रू बेचने में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है ग्रेडिंग। जब तक आप अपने सामग्री को ग्रेड करके नहीं बेचेंगे, आप ई मंडी प्लेटफॉर्म पर उसको बेच नहीं सकते, क्योंकि ई मंडी प्लेटफॉर्म पर जो खरीदार होते हैं वो होते हैं होलसेलर, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर, और इनकी 3 शर्तें होती हैं: ह्यूज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा, सेम क्वालिटी और कंसिस्टेंट क्वालिटी, और कॉम्पिटिटिव प्राइस। अब ये जो दूसरी तरफ हमारे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, इनके पास इतना गल्ला नहीं होता है कि ये मंडी की 3 शर्तें पूरी कर सकें, क्वालिटी, क्वांटिटी और कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो बजाय अकेले अकेले किसान बेचे, उचित ये होगा कि एक जैसी फसल की गांव के किसान ग्रेडिंग कर लें। आजकल थ्रेसर जैसे ग्रेडर आते हैं और भारत सरकार उसको बढ़ावा भी दे रही है। जो नया 16 सूत्री प्रोग्राम जारी किया गया है उसमें ग्रेडिंग की को बढ़ावा और हर पंचायत पर ग्रेडर लगाने का प्रयास है। तो आप अपने यहाँ भी ग्रेडर लगा सकते हैं और क्विंटल के हिसाब से किसानों को ग्रेडिंग करके उनका मटेरियल दे सकते हैं। तो अगर 30, 40, 50 किसान एक साथ अपना कोई भी चीज़ ग्रेड करके बेचते हैं तो इससे उन्हें ना केवल अच्छी दाम मिलेंगे बल्कि उनको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। देखिए, ई पोर्टल का फ़ायदा ये है, जब आप मंडी में जाते हैं तो बहुत कम व्यापारी होते हैं जो आपकी फसल को खरीद सकते हैं, पर ई पोर्टल पर ये पूरे विश्व के लिए होता है तो बहुत ज़्यादा व्यापारी होते हैं, कोई भी आपकी फसल ले सकता है। तो जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो उनमें स्पर्धा भी होती है, उसमें प्रतियोगिता भी होती है, तो आपको भाव मिलता है। दूसरे, ये ई पोर्टल 24 घंटे खुले रहते हैं। जब आपको टाइम हो तब आप अपनी उपज को उसमें अपलोड कर दीजिए, उसके बोली लगाने वाले अपना दाम बताएंगे, जिसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे वो उसको आप अपना गल्ला बेच सकते हैं। तीसरे कि इसमें पैसा आपके अकाउंट में आता है, तो डिलीवरी के साथ ही आपको पैसा आ जाता है। चौथे, मंडियों में क्विंटल क्विंटल तुलता है, जिसमें तुलाई में बहुत सारा गल्ला चला जाता है। ई पोर्टल पे क्या है, एक साथ अगर आपके पास 40 क्विंटल है, आप अपनी ट्रॉली में ले जाइए, एक साथ भरी ट्रॉली तुल जाएगी, खाली ट्रॉली तुल जाएगी और आपको डिफरेंस का पैसा आपके खाते में आएगा। पर इसमें किसान भाइयों को अपनी आदत को बदलना होगा, और आदत को बदलने का तरीका ये है कि देखिए, पैसा जो है वो हर आदत को बदल देता है, पैसा हर चीज़ आपको सिखा देता है। अब अगर आपको अपनी फसल का ज़्यादा दाम लेना है तो आपको मोबाइल पे या लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे या टैबलेट पे आजकल बहुत सारे चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक की उपलब्ध हैं जिसमें भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आपका कोई लड़का होगा, लड़की होगी, नाती पोता होगा, नातिन होगी, जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। और चूँकि अभी ये गति बहुत स्लो थी, पर मैं देख रहा हूँ कि कोरोना की वजह से ये ई मंडी बढ़ाने की गति बहुत तेज़ हो जाएगी। अभी बहुत सारे प्लेटफार्म हैं जहाँ ई मंडी का कार्यक्रम होता है। जैसे आपको ई नेम भारत सरकार का प्लेटफार्म है, वहाँ आप पंजीयन कर सकते हैं। NCTX है, MCX है, इसी तरह के और भी जो कमोडिटी के प्लेटफार्म है वहाँ आप पंजीयन कर सकते हैं। NEML है जहाँ फल सब्जी और ये सब चीज़ें बिकती हैं, और अभी ये बहुत कम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, पर मैं देख रहा हूँ कि व्यापारी भी उस तरफ जाना चाहते हैं। देखिए, व्यापारी भी मंडी में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो अगर ई पोर्टल के थ्रू वो खरीदी करते हैं तो व्यापारियों का भी लागत कम होगी और किसान की भी लागत कम होगी। किसान को मंडी में ले जाना नहीं पड़ेगा, वो सीधे व्यापारी के गोडाउन में जहाँ वो चाहते हैं तो वहाँ देंगे। तो अभी आप देखेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, नेशनल कंपनियां हैं, होलसेल व्यापारी हैं, स्थानीय व्यापारी हैं, ये सभी अब ई पोर्टल की तरफ जा रहे हैं। तो किसानों को भी ई पोर्टल की तरफ जाना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है। आप अभी भी मध्य प्रदेश में मैं देख रहा हूँ किसान पहले भावांतर में फसलें बेचते थे,
अभी जो फसलें आप बेच रहे हैं, जो खरीदी गेहूं की चल रही है, उसमें भी आप मोबाइल से रजिस्टर करते हैं और आपको एसएमएस आता है और आप अपनी फसल बेच रहे हैं। इसी तरह की व्यवस्था ये पोर्टल पर है, उस पर वो डरने की बात नहीं है। आप शुरू करेंगे तो आप सीख भी जाएंगे और आगे इसको आपको बहुत ज़्यादा इसका आपको लाभ मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि इन बातों का आप आगामी खरीफ की फसल प्लान करते समय ध्यान रखें। अगर आपको कोई चीज़ और डिटेल में समझनी है तो आप हमारे साथ ई फसल पर जुड़ सकते हैं, ई फसल के साथ पंजीकृत कर सकते हैं और हमसे इस तरह की और भी जानकारी आप एग्री मार्केट के बारे में ले सकते हैं, क्योंकि ये जानकारियाँ सामान्यतः किसान को मिलती नहीं हैं, ये व्यापारियों तक ही सीमित रहती हैं। और आज जो खेती का बाज़ार है वो पूरे विश्व का बाज़ार है। आज कोई मंडी में कीमत तय नहीं होती है, आज पूरे विश्व में जो फसल की स्थिति होती है उससे कीमत तय होती है। तो हमें थोड़ा बाज़ार की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेचने से ही हमें पैसा मिलता है और बेचने से ही हमारा व्यवसाय या तो लाभ का हो सकता है या घाटे का हो सकता है। तो उत्पादन तो किसान को बहुत अच्छा आता है, पर अब उनको ये बाज़ार भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि बिना बाज़ार समझे आप खेती को लाभ का धंधा नहीं बना सकते हैं। धन्यवाद।